हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो इस वीडियो में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी जितनी भी आपने अभी चीज़ें पढ़ी हैं अकाउंटिंग के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो अब हम मेन गैप पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो अब अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स क्यों हैं? देखो होता क्या है, जो आपकी अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस जब हम करते हैं ना, तो उसमें जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं वो है अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे ऐसा कहाँ है भाई, बिजनेसमैन को आपने बात करते देखा है, वो जनरली हमारी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी या जो भी आप बात करो। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब है, देखो बिजनेस होता क्या है। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन याद करो तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एंड उसमें हम बेसिकली बिजनेस को इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, हम परचेज एंड सेलिंग वाला काम करेंगे एंड देन हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस बेसिकली मनी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और आपको पता है कि अकाउंटिंग में आपने अभी तक पढ़ा है कि जो भी मनी होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो ये जो मनी है ना, मनी को किस तरीके से ट्रीट करना है, मनी को किस तरीके से देखना है, क्योंकि अगर देखिए मनी क्या है ना, मनी के कई सारे फॉर्म हैं। ये जो मनी वर्ड है या फाइनेंशियल वर्ड है, इसके कई सारे फॉर्म्स हैं। तो ये सारे फॉर्म्स और ये सारी चीज़ें आप बिजनेस से रिलेट करके जब पढ़ोगे तो उसमें हम अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, जब आप अकाउंटिंग करने बैठोगे। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस में आपने सुना होगा कि हमारे बिजनेस ने इतनी सेल करी, सेल। ठीक है, हमने यहाँ से सप्लायर से इतना सामान परचेज करा। ठीक है, उसके बाद इतने हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हैं, इतने बिल्स पेबल हैं। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट हमारा बैड डेट्स है, बैड डेट्स। अब ये सारी चीज़ें क्या, ये सारे टर्म्स है जो अकाउंटिंग में यूज़ होंगे। एंड ये जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो, इन्हें हम अकाउंटिंग में अलग अलग सिनेरियोज में किस किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी और किसी फ्रेंच, स्पेनिश, किसी की बात करो, तो हर लैंग्वेज के लिए ग्रामर होती है। ठीक है, उसको पढ़ने के, उसको बोलने के, लिखने के रूल्स होते हैं। ठीक है, जो वही जो रूल्स आपके उस लैंग्वेज में है, बिकॉज वी यूज़ दैट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। सिमिलरली बिजनेस में जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग, इसके लिए भी अलग से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, जो अकाउंटेंट्स जो है दुनिया भर के जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब भी अकाउंटिंग करने वो बैठते हैं किसी भी बिजनेस फर्म की, तो वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे 1 मीटर की, अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर जितना यहाँ इंडिया में होगा, सेम वैल्यू 1 मीटर की यूएसए में आएगी। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिट की बात करो, ठीक है, जैसे आपके फिजिक्स के आपके लॉज हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लॉज, अगर केमिस्ट्री में आप वाटर को H2O बोलते हो इंडिया में, देन H2O आप बाहर भी बोलोगे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, वाटर को आप केमिकली H2O ही बोलोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में अगर कोई एक ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई भी चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, और उसको किस तरीके से एक कंट्री के लोग देखते हैं, वही तरीके से बाकी जितने अकाउंटेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भी उस सेम चीज़ को उसी तरीके से व्यू करेंगे। ये नहीं है कि अगर इंडिया में आपने कोई सामान परचेज करा है तो आप उसको, जैसे आपको पता है जर्नल में एंट्री करनी होती है। ठीक है, परचेज करने की कोई एंट्री है, उसको आप एक तरीके से लिख रहे हो, तो सेम तरीके की एंट्री अगर सेम ट्रांजैक्शन किसी और देश में होगा तो वो भी उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, ये सब, तो इसी तरीके से हर कंट्री में जितने अकाउंटेंट्स हैं वो सब इसी तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, एक बिजनेस को किस तरीके से देखा जाता है, अकाउंट्स बनाते टाइम कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ये सब जनरली एक्सेप्ट करते हैं। क्या है, जनरली एक्सेप्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड जितने अकाउंटेंट्स हैं। एंड इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को विच आर जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब आप 11th में अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको प्रिंसिपल, आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में है, आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप ABCD पढ़ते हो ना पहले। ठीक है, आपको अगर
अगर पता है तो आपको बताया जाता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सबसे बेसिक क्लासेस में ये बताया जाता है। एंड उसके बाद आप जाके सेंटेंसेस पढ़ते हो, देन आप ऐसे वगैरह करना शुरू करते हो। तो उसी तरीके से सिंस आप 11th में अकाउंटिंग करोगे, अगर आप कंटिन्यू करोगे विद दिस सब्जेक्ट, तो इसलिए उसको समझने के लिए आपको उसके रूल्स, उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आपको इन रूल्स में बताया जाएगा, इन प्रिंसिपल्स में बताया जाएगा। अगर आप बात करो वर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? देखो एक तो आपको पता चल रहा है ये बेसिक रूल्स ही हैं, पर ठीक है, पर आप एग्जाम में तो नहीं लिख के आओगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में, एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन है एंड आपको वो टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे जो इस डेफिनेशन में यूज़ किए गए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ये है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, ये है कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, ये सब सेम चीज़ है, ठीक है। ये सेम ही चीज़ आप समझो। अभी कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, देखो क्या है कि प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से डिफाइन है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आप बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो पहले प्रिंसिपल है, कुछ में कन्वेंशंस हैं एंड कुछ में स्टैंडर्ड्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, ठीक है। तो जो अकाउंटेंसी को हम साइंस बोलते हैं, वो वाला पार्ट इस चैप्टर से प्रूव हो रहा है कि अकाउंटेंसी इज अ साइंस, बिकॉज उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स, उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, अकाउंटिंग को ना हम प्रॉपर साइंस नहीं बोलते, अकाउंटिंग को हम सॉफ्ट साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साइंस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप पढ़ो वो सब हमेशा के लिए सही हो, ठीक है। उनमें चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखा जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन है कि दे आर द कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स which are widely accepted and adopted by accountants, जिसको widely accept करा जाता है all over the world, widely accepted by all the accountants all over the world, ठीक है। और कब इसको? in recording the financial transactions, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन है, ठीक है। कीवर्ड्स ये हैं, सेंटेंस बनाना आप सबको आता है, आप सब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। तो डेफिनेशन यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, ये 3 आपके मेन कीवर्ड्स हैं एंड ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन में होने चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स विच आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड while recording the and reporting the financial transactions। ये प्रॉपर डेफिनेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सबसे पहले लिखना, जैसे कई बार पूछा जाएगा कि व्हाट इज गैप, केवल GAAP आएगा, तो उसको आप स्टार्ट कैसे करोगे आंसर को? गैप का फुल फॉर्म लिखोगे कि द फुल फॉर्म ऑफ गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और फिर आप लिखोगे कि गैप इज व्हाट इट इज द कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड, जो कि पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख दोगे और एक चीज़ ऐड कर दोगे कि दीज आर द बेसिक ट्रुथ्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में यही बोला गया है कि अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज गैप। ये जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है ये आपके आंसर में होना चाहिए जब आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर थोड़ा बड़ा आंसर है तो आगे की चीज़ें वो भी आप उसमें नोट करोगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ये जनरली एक्सेप्टेड वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, ठीक है। एंड इसकी डेफिनेशन भी अगर आएगी तो आप उसको लिख लोगे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनकी नीड क्या है। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आप फर्स्ट नीड की बात करो तो फर्स्ट है दे आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई करना एंड क्लासिफाई करना, ठीक है, किसको? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस तो ऐसा कीवर्ड है जो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब तक आप सब समझ गए हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब मनी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, ये सब एक टर्म है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन सब का ऑपोजिट है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन सारे टर्म्स का ऑपोजिट है। तो
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड ये है कि क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, इसी वजह से हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, वो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से पढ़ोगे। बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में पढ़ोगे। वो ये कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाए जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर नहीं कर सकते हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड फिर उसको क्लासिफाई कैसे करना है। क्लासिफाई का क्या मतलब है, आप कोई ट्रांजैक्शन परचेज का होगा, कोई सेल का होगा, कोई लोन लिया गया होगा, कोई किसी कस्टमर को लोन दिया गया होगा, क्रेडिट पर सेल करी गई होगी, ठीक है, परचेज रिटर्न किया गया होगा। ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पहली नीड है कि दैट दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। उसके बाद अगर हम सेकेंड नीड को देखें तो सेकेंड नीड इज सेइंग कि दे हेल्प टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और फिर अलग अलग फर्म्स के अकाउंट्स को हम कंपेरेबल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि यूनिफॉर्मिटी होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, सेम रहते हैं। अब ये नहीं कि सारी वैल्यूज सेम है, सब कुछ है, एक यूनिफॉर्म तरीका है। जैसे कि अगर ABCD आप यहाँ लिखोगे A to Z, ठीक है, जो 26 अल्फ़ाबेट्स है, कहीं और इंग्लिश में ABCD पूछोगे वो भी इतना ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स की अगर आप बात करो, तो अभी तक आपने साइंस पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स की बात करो एंड पढ़ भी रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसमें जो चीज़ें हैं आप कहीं भी जाके उन चीज़ों को ट्राई कर लो, कहीं भी जाके लोगों से पूछ लो, वो सब फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, एंड वो आप किसी से भी पूछोगे सब आपको सेम आंसर ही देते चले जाएंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी इसलिए मेंटेन रहती है क्योंकि प्रिंसिपल बताए गए हमें किस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। वही एंट्री वाले अगर आप एग्जांपल ले लो कि जो जर्नल एंट्री आप एक ट्रांजैक्शन की यहाँ करोगे, वो ट्रांजैक्शन कहीं और होगा तो वहाँ की भी एंट्री वही होगी, उतने ही उसी टाइप के अमाउंट को रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ डिस्काउंट हम देंगे उसी तरीके से और किसी कंट्री में दिया जाएगा, ठीक है। बट क्या है, कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो बस ये बोला गया है कि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से हर अकाउंटेंट इन्हीं को फॉलो करेगा, ठीक है। इन्हीं रूल्स को सारे अकाउंटेंट्स फॉलो करेंगे, वरना क्या होगा, सब अपने अपने रूल्स बना लेंगे, ठीक है। तो इनको फॉलो करेंगे जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। और सिंस एक सेम बेस पे अगर कोई चीज़ हम एक ही बेस पर बना रहे हैं, ठीक है, एक ही, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई स्टोरी दे दी गई, ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश में आपको प्रेसी राइटिंग आती होगी कि आपको 60 वर्ड्स में समरी करनी होती होगी एक पूरे पैसेज की। तो वो जो पैसेज है वो बेस है, एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसका अलग अलग तरीके से उसकी समरी बनाएंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स की समरी को हम कंपेयर कर सकेंगे, क्यों, बिकॉज वो बेस एक था, ठीक है। अगर एक बच्चे ने एक पैसेज की समरी बनाई है एंड दूसरे बच्चे ने किसी दूसरे पैसेज की समरी बनाई है, देन उसको हम किसी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से सिंस इसी बेस पर इन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़कर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है एंड डिफरेंट फर्म्स के अकाउंट्स कंपेरेबल हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। नहीं पता तो आप वैसे पहले की वीडियो देख लो, बट क्या, जैसे ये आपकी कंट्री है, ठीक है, इंडिया है। अब क्या है, अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात करो तो शुगर इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर कई सारे फर्म्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो इस तरीके से कई सारे फर्म्स हैं। ये क्या है, फर्म्स हैं। एंड जितने भी फर्म्स एक, जैसे अगर आप कंट्री की बात करो, एक कंट्री के अंदर जितने फर्म्स हैं तो वो बन गई हमारी कंट्री की शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अलग अलग फर्म्स के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं हम, ये आपको सेकेंड पॉइंट में बताया गया है। अब अगर आप बात करो थर्ड नीड की, तो थर्ड नीड इज कि दे सर्व एज अ गाइड टू अकाउंटेंट्स इन रिकॉर्डिंग। अब देखो, अब हमारे पास अगर एक बेस है, ठीक है, हमारे पास एक बेस है, तो एक गाइड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अकाउंटेंट्स जब अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, कोई अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो उन्हें पता है कि जर्नल अगर हमें बनाना है तो ये फॉर्मेट बताया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने ये बताया, हमें ये पता है कि इसी तरीके से जर्नल बनता है, ठीक है। तो उनको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनके पास पहले से एक बेस है, ठीक है, एंड वो उसको बना के, अब उन्हें जब उन्हें वो पता चल गया, फिर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने पढ़ी है, तो उससे वो समझ जाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से लिखना है। जब कोई ट्रांजैक्शन आएगा, देखो रियल लाइफ से आप इसको रिलेट करो। रियल लाइफ में एक अकाउंटेंट किसी फर्म में गया है, किसी बिजनेस में गया, कंपनी में, एंड उस कंपनी में कई सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जब वो एक ट्रांजैक्शन को देखेगा तो
उसको पता है इसको रिकॉर्ड कब करना है, अगर ये मनी में कम, हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमें बताया गया है, ठीक है। फिर उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये इसको कौन सा नाम दिया जाएगा इस ट्रांजैक्शन में, क्या ये परचेज का ट्रांजैक्शन है या सेल का ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जो आप पढ़ोगे 11th एंड 12th में डिटेल में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कहा गया है कि ये अकाउंटेंट्स के लिए गाइड का काम करते हैं, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब अगर आप बात करो फोर्थ वाले नीड की, देन फोर्थ नीड इज सेइंग कि दीज प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट साइंटिफिक अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल टू द वेरियस यूजर्स। अब सिंस ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, क्यों ये साइंटिफिक अप्रोच है? अगर आप याद करो तो आपको बताया गया है कि जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटेंसी होती है, वो साइंस भी एंड आर्ट भी है। एंड अकाउंट्स को हम साइंस क्यों बोलते हैं? अगर किसी चीज़ को हमें डिफाइन करना है कि वो साइंस है, तो एक चीज़ से प्रूव हो सकता है कि क्या उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स, फंडामेंटल ट्रुथ, ये सब हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे पास ट्रुथ्स वगैरह है, ठीक है, तो वो साइंस हो जाती है, ठीक है। फिजिक्स में लॉज बने हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लॉज बने हैं, ठीक है, बायोलॉजी के ट्रुथ्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, जब हमारे पास ये एक रिटन में, आप बोल सकते हो रिटन में प्रिंसिपल्स एंड ट्रुथ्स होते हैं जो कि प्रूव किए जा चुके हैं, तो हम उस चीज़ को साइंस मान सकते हैं। तो सिंस अकाउंट्स में भी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो अकाउंटेंसी भी एक साइंस है, ये भी एक साइंटिफिक अप्रोच है टूवर्ड्स ऑल दीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये सिंस ये साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब रिटन में हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े लॉज वगैरह आप पढ़ोगे, एंड अकाउंटेंसी का 11th 12th में बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो सिंस ये प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो लोग इसमें ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसे नहीं, देखो अगर आपको बोला गया है कि एक ट्रांजैक्शन परचेज का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उसको आप और कोई बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपके साइंस में चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है, साइंस में चीज़ें फिक्स हैं कि अगर आप सामान को नीचे फेंकोगे तो वो नीचे जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, कोई और कुछ रीज़न है ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे बिलीव भी करते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको बिलीव करते हैं लोग, वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। एंड सिंस ये साइंटिफिक अप्रोच है तो यूजर्स का इसमें बहुत ही फेथ भी होता है। तो ये आपके नीड्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। पहला ये कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना एंड क्लासीफाई करना, फिर यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, तो हम अलग अलग फर्म के अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स के लिए गाइड का काम करता है, एंड आफ्टर दैट ये एक साइंटिफिक अप्रोच है अकाउंट्स बनाने की, ठीक है। ये आपके हो गए थे नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से, ठीक है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके में दिए गए हैं, उन्हीं को हम देखेंगे, एंड बहुत ही ब्रीफ में दिए गए हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके बहुत ब्रीफ में दिए गए हैं, एक एक करके इसको समझेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, व्हाट आर दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यही है आपके गैप, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर द यूज़ है वहाँ द यूज़ करना है आपको, ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही आप लिखोगे। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? देखो क्या वर्ड जिसमें द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो दो वर्ड्स है, बिजनेस एंड एंटिटी। तो एंटिटी पर आते हैं। एंटिटी क्या है? हम सब एंटिटी है, ठीक है। आई एम एन एंटिटी, ठीक है, क्योंकि मेरे को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। आई एम एग्जिस्टिंग, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये एक एंटिटी है, ये एक मार्कर है। दिस इज एन एंटिटी, यूनिट है एक, क्या है ये? बोर्ड है, ठीक है। हाउस है, ये एक एंटिटी है, ठीक है। रोड है, फिर ये सारी चीज़ें क्या यूनिट्स हैं, एंड ये सब एक दूसरे से अलग है। ये मार्कर मेरे से अलग है, ये बोर्ड अलग है, मार्कर बोर्ड से अलग है, ठीक है, वॉल बोर्ड से अलग है। तो ये सब क्या एंटिटीज़ हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो ये एक बिजनेस है, ठीक है, ABC जो भी कुछ भी, ठीक है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। आपने कई सारे ओनरशिप स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एंड ये जो है ओनर है, बहुत ही खुश सा है, ओनर है इस बिज़नेस का, इसका बिज़नेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, करोड़ों में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बहुत खुश है। अब ये क्या है? ये जो ओनर है
बोला ये जा रहा है कि ये जो बिजनेस है और ये जो ओनर है ये क्या है ना, ये सेपरेट है। ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा है, ओनर अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, बिल्डिंग है ये, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, ये ओनर है, ये ह्यूमन बीइंग है, सो डेफिनेटली दे आर सेपरेट एंटिटीज। तो बस इतना ही कह रहा है पहला कॉन्सेप्ट कि एक बिजनेस और जो उसका ओनर है दे आर सेपरेट यूनिट फ्रॉम ईच अदर। क्या है? दे आर सेपरेट यूनिट फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो चीज़ है सेपरेट यूनिट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट एंटिटी, एंटिटी वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि एक बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट एंटिटीज़ हैं, और वी कैन से सेपरेट यूनिट्स हैं, ठीक है, या फिर उनकी सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं, दे हैव सेपरेट आइडेंटिटीज़। तो 3 वर्ड्स है विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि दे आर डिफरेंट एंटिटीज़ एंड दे आर डिफरेंट यूनिट्स एंड दे हैव सेपरेट आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पर आप सेपरेट आइडेंटिटीज़ वर्ड देखते हैं, आपको एक चीज़ याद आएगी कि आपने यही मिलता जुलता वर्ड आपने पहले कहीं पढ़ा है। आपने जो वो वर्ड पढ़ा था ना, वहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, ठीक है, उसमें आपने एक और टर्म पढ़ा था जिसको आपने बोला था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो 9वीं क्लास में पढ़ा था, रिवाइज कर लेना। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पढ़ा एंड यहाँ पर आपको पता चला सेपरेट आइडेंटिटी। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, छोटे से छोटा एक दुकान से लेकर एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, ये जितने भी बिजनेस हैं ये अपने ओनर से सेपरेट है। दे आर कंसिडर्ड सेपरेट यूनिट्स, or we can say separate entities, or we can say that the business and the owner have separate identities, ठीक है। लेकिन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या है, ये अलग चीज़ है, ठीक है, इस पर अभी आएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि सेपरेट आइडेंटिटीज होती हैं ओनर की एंड बिजनेस की। दे आर सेपरेट इन टर्म्स ऑफ देयर आइडेंटिटी, नॉट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। लीगल आइडेंटिटी क्या है उस पर आएंगे अभी। तो सेपरेट आइडेंटिटी का, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर हम इसको सेपरेट नहीं मानेंगे तो बिजनेस, देखो बिजनेस में भी पैसा या तो आएगा या पैसा जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की बात करो, इस ओनर की बात करो, केवल इस ओनर को देखो तो ये भी कहीं पर पैसे खर्च करेगा और इसके पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, ठीक है। अब ये बिजनेस भी इसी ओनर का है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर हम सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे तो ये जो ओनर है ये अपने ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्सअप कर सकता है, ठीक है। हमको क्या देखना है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर हम इसको और ओनर को सेपरेट नहीं रखेंगे तो ओनर क्या कर देगा, अगर उसने देखा कि उसका बिजनेस चल रहा है एंड बिजनेस में से बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी इनकम्स को भी इधर लगा देगा, ठीक है, अपनी इनकम को बिजनेस की इनकम बता देगा। कर सकता है कि बोलेगा भाई मैं और बिजनेस तो मेरा ही तो बिजनेस है, तो मुझे जो ये पैसे मिल रहे हैं वही बिजनेस तो पैसे को मिले, वो उसको बिजनेस को मिलेंगे, ठीक है। अगर वो एक पर्सन है एंड उसको कहीं से बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला, ठीक है, उसके कोई रिश्तेदार थे एंड रिश्तेदार देते रहते ना पैसे, तो कोई रिलेटिव थे, उन्होंने कितना 10,000 रुपीज़ दे दिया कि लो बेटा ऐश करो जाके, 10,000 रुपीज़ आप रखो, ठीक है। अब उसको वहाँ से मिल गए, अब वो बोलेगा कि ये पैसा तो उसने क्या किया, बिजनेस में भी जाके लिख दिया कि बिजनेस को इतना इनकम रिसीव हो गई है, बिजनेस के पास इतना पैसा 10,000 रुपीज़ आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या बिजनेस को दिया उन्होंने पैसे, उन्होंने तो इस पर्सन को पैसे दिए कि भैया उनका रिलेटिव लगा था, पैसे खर्च करेगा, जो भी करना करे, एंड इसलिए उस रिलेटिव ने इनको 10,000 दे दिए थे। बिजनेस की इनकम तब होगी जब बिजनेस खर्च करेगा, बिजनेस ने जो प्रोडक्ट बना है या जो सर्विस बनी है जब वो सेल करी जाएगी, उससे जब पैसा आएगा तो वो बिजनेस की इनकम होगी। इस ओनर की इनकम एंड बिजनेस की इनकम अलग मानी जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनके ट्रांजैक्शंस मिक्सअप हो जाएंगे और हमें बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट या लॉस या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। तो इसलिए हम ओनर को एंड उसके बिजनेस को सेपरेट आइडेंटिटीज़ देते हैं कि दे आर हैविंग सेपरेट आइडेंटिटीज़, दे आर सेपरेट एंटिटीज़ एंड दे आर सेपरेट यूनिट्स, ठीक है। अगर हम इसको सेपरेट लीगल बोल दें, अगर हम इसको बोल दें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी,
तो वो केस अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चलो सेपरेट, अगर केवल हम सेपरेट एंटिटी के बारे में बात करें तो सेपरेट एंटिटीज़ आपकी दुनिया जहाँ के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, सोल प्रोप्राइटर से लेकर कंपनी तक, वो सारे आपके क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। एंड उसमें सोल प्रोप्राइटर जो है वो अलग है एंड उसकी अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। दुकानदार जो होता है आपका, वो दुकान वाला अलग है और दुकानदार जो दुकान है उसके जो भी बिजनेस होगा वो अलग उससे किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि जो भी पैसा ये ओनर लगाएगा बिजनेस में, आपको पता है ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जो भी कैपिटल लगाएगा वो बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए वो लोन होगा। अगर आपको कोई बंदा पैसा देगा तो आप उसको लोन की तरह लोगे ना, कर्ज की तरह लोगे। तो इसी तरीके से जब बिजनेस को ये ओनर पैसा देगा तो ये बिजनेस का लोन होगा। जब ये ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जब पैसे लेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स हैं ये। तो ये क्या है, एक तरीके से ओनर के ऊपर लोन है, ठीक है। एंड जब भी लोन आएगा तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए सिंस ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, जो कि बिजनेस के लिए लोन होता है, तो बिजनेस ओनर को देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस क्या देती है, इंटरेस्ट देती है ओनर को ऑन द कैपिटल। एंड सिंस ओनर जो है वो बिजनेस से पैसे जब ड्रॉ करेगा, पैसे जब विड्रॉ करेगा तो उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, तो ये ओनर के लिए लोन हो जाएगा। इसलिए ये ओनर भी बिजनेस को पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ले रहा है ओनर से, या ओनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों पे कर रहा है बिजनेस को, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम इन दोनों को अलग समझते हैं। जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना हो इनके बीच में, तो इस ओनर को भी आप एक अलग पर्सन की तरह ले लो। ये आप बन जाना एंड ये आपका फ्रेंड बन जाए, और फिर ट्रांजैक्शंस को देखना। अपने दोस्त से आप पैसे उधार लोगे तो आप वापस करोगे ना, उसी तरीके से यहाँ पर होगा। बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ बिजनेस एंड इट्स ओनर एज सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट यूनिट्स, ठीक है। तो ये बात है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की बात करो तो ये कहता है कि लॉ की नज़र में आप अलग हो, ठीक है। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये नहीं है कि लॉ की नज़र में बिजनेस ओनर और वो अलग है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है जब बिजनेस बंद किया जाता है, ठीक है, जब बिजनेस बंद किया जाता है और जितने भी लोगों ने बिजनेस को लोन वगैरह दिया होता है, जो कि बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं, उनको जब पैसे वापस किए जाते हैं, और अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और क्रेडिटर्स को पैसे कम पड़ गए, ठीक है, तो क्रेडिटर आके ओनर से पैसे मांग सकते हैं। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहाँ होती है, कंपनी में होती है। बाकी पार्टनरशिप की बात करो या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, इनमें सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी तो होती है, पर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा अगर आपको इसमें लिखने का आएगा तो मेन तो जो आपकी एकदम ब्रीफ सी डेफिनेशन है कि बिजनेस और उसके ओनर को हम सेपरेट यूनिट्स मानते हैं, उतना लिखना है। एंड उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो ये कैपिटल और ड्राइंग्स वाला चीज़ है इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड कहता है द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मतलब जो चलता रहे, कंसर्न, कंसर्न का मतलब ये नहीं कि हम कंसर्न है किसी चीज़ के लिए, हम चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। यहाँ कंसर्न का मतलब है बिजनेस यूनिट, जो भी बिजनेस है उसको बोला गया है। बोलते हैं ना कंसर्न, हम लोग कई बार बिजनेस यूनिट्स को भी कंसर्न कहते हैं। तो गोइंग कंसर्न, चलता हुआ बिजनेस। क्या आपको पता चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेस बनता है ना, तो हम ये सोच के बिजनेस को चलाते हैं कि बिजनेस एक बहुत लंबे टाइम के लिए चलने वाला है, ठीक है। हम ये सोच के चलाते हैं कि बिजनेस एक बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। अब अगर आप बताओ, अगर हम ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन, इसको क्या बोलेंगे, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। ये एक अजम्पशन है कि हम बिजनेस को बहुत ही लंबे टाइम तक चलाने वाले हैं। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। अगर हम अज्यूम करके ना चले तो हम क्या करेंगे कि भाई बिजनेस हमने आज चला लिया, अब हम ये सोच नहीं रहे कि बिजनेस लंबा चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि और कोई हमें पैसे नहीं देगा। अगर हम किसी के पास जाएंगे लोन वगैरह लेने, वो पूछेगा कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करोगे, आप अपने बिज़नेस की डिटेल वगैरह दोगे। फिर उनको पता चलता भाई बिज़नेस तो बहुत देर तक चलने नहीं वाला है, बिज़नेस तो अभी 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा,
तो वो क्यों आपको लोन देगा? नहीं देगा ना। तो ये चीज़, ताकि हमें लोन वगैरह मिल जाए, ठीक है, ताकि हमें लोन वगैरह मिल जाए, ताकि लोग इन्वेस्ट हमारे बिजनेस में करें, इसी को कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम ये अजम्पशन बना लेते हैं कि बिज़नेस को हमें लंबे समय तक ही चलाना है, ठीक है, क्योंकि हम ये अजम्पशन बनाते हैं कि बिज़नेस लंबे टाइम तक चलने वाला है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है, तभी तो लोग हमारे बिजनेस में आकर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप बात करो इन्वेस्टमेंट की, तो कहते हैं ना कि बिजनेस में अगर आपने इतने पैसे लगाए होते इस कंपनी में, तो आज आपको इतना पैसा मिल रहा होता। तो हम क्या सोच के, अगर आपसे आज बोला जाए कि एक कंपनी है जो कि कह रही है कि आप वहाँ उनके शेयर्स खरीदो, शेयर्स आपको पता है, आपको पढ़ा दिया जा चुका 9th में कंपनी वाले चैप्टर में, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो अगर बोला जाए कि शेयर आप उस कंपनी के परचेज कर लो, और आज अगर आप 1 लाख के खरीदोगे, तो 10 साल के बाद आपके वो शेयर्स कितने 1 करोड़ के हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख के शेयर 1 करोड़ के हो जाएंगे 10 साल के बाद। तो ये 10 साल के बाद का क्या मतलब है कि बिजनेस 10 साल तक चलने वाला है, एंड 10 साल के बाद उसके शेयर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि जो आपने आज 1 लाख रुपए के खरीदे हैं वो 1 करोड़ के हो जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड हम समझ रही है, हमने अज्यूम करा ना, हमें क्या पता बिजनेस 10 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, दिस इज़ एन अजम्पशन। हमें नहीं पता है कि अगर जो ओनर है वो चाहे तो डिसॉल्व कर दे बीच में बिजनेस, पर अगर लोगों को पता चल जाएगा पहले से कि ओनर तो बिजनेस खत्म कर देगा 5 साल में, या अगले साल ही बिजनेस के डिसॉल्व होने वाला है, ख़त्म किए जाने वाला है, तो क्या आप पैसे लगाओगे उस बिजनेस में? नहीं लगाओगे, क्योंकि पैसे तो आपके 10 साल में डबल होंगे या 1 करोड़ बन जाएगा। अगर पता है 1 साल में बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, ना बिजनेस रहेगा, तो आपके उन 1 लाख लगाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिज़नेस ये अज्यूम करके चलता है कि बिज़नेस एक बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, एंड हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं क्योंकि तभी हम देखो, अगर हम लोग अपनी नॉर्मल बात करें, वी एज ह्यूमन बींग्स, हमारे में क्या अजम्पशन है कि वी विल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी रहेगी, उसी में हम अज्यूम करके प्लान्स बनाते हैं आगे के, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे आज से कि आप नेक्स्ट टाइम पे आपकी डेथ होने वाली, ठीक है, अगले दिन आप चल बसोगे, ठीक है, दुनिया से एक बोझ कम हो जाएगा, अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप कल के प्लान्स ही नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर हमें पता हो कि कल हम नहीं उठने वाले सुबह, तो फिर क्या फ़ायदा कल का प्लान बनाने, पर हम प्लानिंग सब करते हैं, कल ये करेंगे वो करेंगे, कल हम 12 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे ज़्यादा हो गया, कल हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, ये प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, या कल अब संडे को ये मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पार्टी करनी है, बिकॉज वी अज्यूम दैट वी विल लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस को चलने के लिए भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि बिजनेस कंसर्न बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, एंड यही कॉन्सेप्ट, यही ये प्रिंसिपल कह रहा है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हम अपने बिजनेस को, अपने कंसर्न को चलता हुआ मानेंगे कि ये गोइंग रहेगा, ये चलता रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी के बेसिस पर, क्योंकि हम ये चीज़ मान के चलते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अकाउंटिंग ईयर में एंड उसके आगे वाले का टाइम, ठीक है, एंड मोर देन दिस, इस अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा। होता क्या है, देखो बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इस साल का है या इस साल से ज़्यादा का है, ठीक है। अब ये है क्या चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, बिकॉज 11th में आप ये चीज़ पढ़ोगे, तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपको एकदम डिटेल में भी नहीं बताया जाएगा, बस आप इतना समझ लो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, ये उन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्च, ठीक है। तो ये बोला गया कि जो खर्च 1 साल से बाद तक का है, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम उसको मानेंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जो 1 साल का खर्च है, 1 साल मतलब कितना, यही अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 साल के अंदर का जो खर्च है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो जब भी हम कोई खर्च वगैरह रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, जब आप पढ़ोगे 11th में, तो आपको पता आपको एक्सपेंस देख के बताया जाएगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि क्या ये बिजनेस के 1 साल जिसका आप आखिरी दिन पे बना रहे हो ट्रांजैक्शन वगैरह, क्या ये उस साल का है या फिर वो उससे आगे तक का भी है। तो ये जो आगे तक का, ये जो फ्यूचर का हम सोच के चल रहे हैं, यही गोइंग कंसर्न है, ठीक है। तो इसी
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये कॉन्सेप्ट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उनके बारे में भी देखो। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जैसे कि आपने आज घर पे फ्रिज खरीदी, ठीक है, फ्रिज आपने खरीदी तो आप अगर 2 साल के बाद आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली फ्रिज की क्वालिटी कम हो जाएगी, जिसको हम बिजनेस में अगर आप बात करो तो बिजनेस में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब बिजनेस कोई मशीन खरीदता है देन डेफिनेटली 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या साल भर में भी मशीन की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, एक मशीन बिजनेस यूज़ कर रही है, 1 साल तक यूज़ करेगी, तो अगर वो 10 लाख की मशीन खरीदी थी उसने, तो साल के एंड में उसकी वैल्यू जब वो बेचने जाएगी ना तो वो 8 लाख की पड़ जाएगी। ठीक है, 2 लाख उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? बिकॉज बिजनेस ने यूज़ कर ली उतनी वैल्यू। तो ये फिक्स्ड एसेट पे जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं साल भर का, ठीक है, हम हर साल लगाते जा रहे हैं, क्या ये सब गोइंग कंसर्न के ही है। तो एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताओगे गोइंग कंसर्न के बारे में। तो ये आपका सेकंड वाला था प्रिंसिपल, था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत आसान वाले हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी आपको समझना ज़रूरी था एंड आगे एक मैचिंग प्रिंसिपल आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बहुत आसान से हैं एंड सब कवर हो जाएगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी पूछना हो, देन आप डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।